नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में से आज की कहानी की बात करते हैं। रोजगार के लिए वो पहला पायदान, जिस पायदान के माध्यम से आप राजस्थान के एक टीचर बनोगे। अगर राजस्थान में आपको टीचर बनने का ख्वाब है और आपका मन करता है टीचर बनने का, इवन आपका सपना भी है टीचर बनने का, तो एक इस पर एक पात्रता की एक स्लैब आती है, एक डोर आता है, एक दरवाजा आता है, एक दीवार आती है। इस दीवार को पार करने का एक माध्यम है और माध्यम है एक एग्जाम जिसका नाम है रीट। रीट का एग्जाम का मतलब होता है राजस्थान एलिजिबिलिटी की बात करें, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचिंग, यानी टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी यानी योग्यता का एग्जाम होता है। उस एग्जाम का नाम ही रीट है। राजस्थान के अध्यापक पात्रता परीक्षा बोलते हैं उसको, जिसको कंडक्ट करवाती है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यानी कि राजस्थान का सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, वो उसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज कराता है। अब बात क्या होती है कि कई बार हम हमारे मन में ये सवाल चलते हैं कि रीट का दो तरीके से नाम सुने। रीट दो तरीके से होती है, सच बताऊं तो। एक होती है जॉब ओरिएंटेड, जिसमें आप सीधा टीचर लगते हो। दूसरी रीट होती है किसकी तो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के ओरिएंटेड होती है, यानी कि आप उसके लिए योग्य हो जाते हो। इन दोनों को अलग अलग सेपरेट का आप तरीका देखिए। आज हम बात कर रहे हैं उस जॉब को लेके नहीं, आज बात करते हैं जॉब के लिए एलिजिबिलिटी को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसको नाम बोलते हैं रीट, एलिजिबिलिटी टेस्ट। कई बार हम जैसे आप राजस्थान के हो तो अमूमन सब कुछ जानते हो, या फिर आप या तो आप बिगिनर हो यानी शुरू शुरू में आए हो, या बीए करके बीएड कर रहे हो तब की बात हो रही है, या फिर आउट ऑफ राजस्थान के लोग हैं। उन लोगों के लिए एक मन में शंका रहती है कि रीट के एग्जाम में कंफ्यूजन रहता है, कौन सा एग्जाम है भाई, एलिजिबिलिटी वाला है या जॉब वाला है। तो अमूमन जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो तैयारी नहीं करते उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है, क्योंकि हम बताएंगे आपकी क्या क्या पात्रता होती है, कैसे कैसे आप एग्जाम दोगे, कब काम आएगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा और कब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। उन तमाम सारे तथ्यों को लेकर हम इसका वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है, आउटसाइडर्स के लिए है, और जो टीचर बनने का ख्वाब पालते हैं उन सब के लिए। लेटेस्ट 2025 के अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट दूंगा, एक एक एग्जाम के बारे, एक एक चीजों के बारे में बात करूंगा। रीट के एग्जाम की पात्रता है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं बोर्ड ऑफ, आपको पता है सेकेंडरी एजुकेशन है, उनको क्या करता है, कंडक्ट करता है। अब सुनिए मेरी बात, इसमें एक बड़ी बात क्या है, राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसको क्या करता है, कंडक्ट करता है। इस तरह से एक नोटिफिकेशन आपका आता है उस फॉर्म भरने के लिए। उस फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन आता है तो वो ये कहता है, क्या कहता है, वो कहता है एक वेबसाइट है जिसका नाम है राज, इसको ऐसा लिख सकता हूं, www.raj, राज एडू है ना, हाँ, राज एडू बोर्ड डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन, ये वेबसाइट है। इसके माध्यम से आप क्या करते हो, फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन से। अब आप बोलोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन से फॉर्म तो भरा दिया आपने, ठीक है, आपने फॉर्म तो भरवा दिया, तो उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आता है आपका एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड आने के बाद में आप देते हो क्या, एग्जाम। और एग्जाम देने के बाद, यानी एग्जाम आपका हिंदी और अंग्रेजी कोई से भी माध्यम में चुन सकते हो। एग्जाम होने के बाद में आपके आते हैं नंबर, इसको बोलते हैं मार्क्स, और मार्क्स के दिए गए क्राइटेरिया के ऊपर चले जाते हो तो आप हो जाते हो इलिजिबल। क्या हो जाते हो, इलिजिबल हो जाते हो। इलिजिबल का मतलब ही इलिजिबिलिटी है। और उसके बाद आप कोई भी राजस्थान में, राजस्थान के अंदर क्या है, कोई भी टीचिंग एग्जाम होता है उस एग्जाम को दे सकते हो। यानी कि अगर मास्टर बनने की आपके अंदर ख्वाहिश है और मास्टर बनने का आपका ख्वाब है, तो इस मास्टर प्लान से गुजरना पड़ेगा आपको। डन, ये है रीट का एग्जाम। इस रीट के एग्जाम की आवेदन मैंने बता दिया किस पर आता है, www.rajedu.राज एडू बोर्ड.राजस्थान.gov.in पर आपको मिल जाएगा। डन, सही है। आगे बढ़ते हैं, इसकी फीस बता देता हूं। चलिए, इतना तो हो गया मामला। अब इस फॉर्म को भरते हो तो इसकी फीस आपको अदा करनी होती है, दुनिया के सारे एग्जाम की होते हैं, लगभग लगभग देना ही होता है।
कुछ एक ऐसे बोर्ड होते हैं जो फीस नहीं लेते हैं, बाकी 99% होते हैं वो बोर्ड अपनी फीस लेते हैं एग्जाम कंडक्ट करवाने की। तो ऐसा सीधी सीधी बात हम बोलिए, लेवल 1 को अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 550 रुपए देने पड़ेंगे सर। लेवल 1 है उसके लिए आपको 550 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लेवल 2 भरते हो तो भी 550 देने पड़ेंगे साहब। अगर आप दोनों चीज लेवल 1 और लेवल 2 दोनों साथ बनना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, 750 रुपये आपको पे करना। यहां भी ऑफर चल रहा है, जिस तरह से स्मार्ट मॉल में चलता है वो उस तरह से ऑफर चलता है, दो भरोगे तो 250 फ्री, यानी 750 रुपये आप दोगे, ये इसकी फीस होगी। अब सवाल होता है साहब, लेवल 1 और लेवल 2, कई बार ऐसा मन में होता है कि लेवल 1 और लेवल 2 वाले के मतलब क्या हुआ, दोनों कैसे भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, अगर आपने क्या कर रखा है, 12th के बाद डिप्लोमा कर रखा है, कोई भी डिप्लोमा, और या फिर उसके बाद डिप्लोमा हो गया, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर ली बाद में और उसके साथ में आपने बीएड कर ली, ये दोनों चीज आपके पास है, तो आप दोनों के लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों भर सकते हो, ठीक है। बाकी हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको बता देंगे। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई, आपके पास समझ में आ गई कि आपकी फीस कितनी होगी। अब आप फीस के साथ साथ में आगे बढ़िए क्या, हाँ, आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो सबसे बढ़िया और इंस्ट्रक्शन ये होता है, आपके पास 10th की मार्कशीट होती है, उस 10th की मार्कशीट के आधार पर ही आप सारा चीज भरिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मार्कशीट में 10th में कुछ और नाम हो, उसमें करेक्शन हो गया, जैसे नाम कई बार ऐसे नाम है रवि कुमार, तो आपने रवि कुमार और आगे मान लीजिए शर्मा है, तो रवि शर्मा लिख दिया आपने और कुमार नहीं लिखा, और 10वीं के बोर्ड में कुमार है, तो आपको बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे बेहतर है चक्कर काटो कि आप पहले ही सही करके उसको एग्जाम की फील्ड में भर दीजिए। 10वीं की आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। डन, हाँ, इसमें पात्रता के अंदर बात करते हैं सबसे पहले। अब बात करते हैं साहब, पहले लेवल 1 और लेवल 2 क्या है, पहले तो लेवल 1 में डिस्कस कर लेते हैं। लेवल 1 का मतलब होता है, जो टीचर क्या करता है, क्लास फर्स्ट से लेके कहा 5th तक पढ़ाता है, यानी एक क्लास, पहली क्लास से लेके 5वीं तक जो पढ़ाता है, उस क्लास को बोला जाता है क्या, लेवल 1। और लेवल 1 में एक बात और बोली गई है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी टीचिंग, और कहीं कहीं उसको बोलते हैं अपर प्राइमरी भी, है ना। तो प्राइमरी टीचर बोलते हैं, इसको प्राथमिक शिक्षक बोल देते हैं, राइट। अब सुनिए मेरा, इसकी प्राइमरी टीचर का मतलब होता है 1 से लेके 5वीं तक पढ़ाने वाले वो टीचर, जो आपके कहीं भी आपने स्कूल देखी होगी, आपको 1 से लेके 5वीं तक पढ़ाने वाले टीचर होते हैं प्राइमरी, यानी लेवल 1 के लोग होते हैं। और लेवल 1 में बात आ जाती है क्या, इसका सबका कॉमन एक ही पेपर होता है, लेवल 1 का पेपर एक ही होता है साहब, एक का मतलब एक ही पेपर होता है। कोई भी किसी भी स्ट्रीम से हो, आप कहोगे मैं आर्ट्स से हूं तो लेवल 1 है, तो बिल्कुल। आपने बीएसटीसी कर रखी है, बीटीसी कर रखी है, या डीएलएड डाइट कर रखी है, कोई भी आपने डिप्लोमा ले रखा है, तो आप एक ही पेपर दोगे, एक ही पेपर आपके लिए सबके लिए होगा। डन। अब क्या चाहिए साहब, मुझे चाहिए इसमें क्या, आपके पास में कम से कम क्या चाहिए, सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है, सबसे पहली कंडीशन कहती है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपकी उच्चतर माध्य, यानी कि आपकी सेकेंडरी यानी 12वीं आपके पास 50% हो, और 12वीं में 50% का मतलब हो गया ये 12th में कितने परसेंट हो, 50% हो, और फिर उसके बाद में डिप्लोमा का रखा हो, उसका 2 ईयर का, यानी 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप इसके लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाओ। 2 साल का डिप्लोमा बोले तो आपने बीटीसी कर रखी हो, डाइट कर रखी हो, जैसे एनटीटी कर रखी हो, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा होते हैं जिसमें आप कर रखी है, तो आप उसमें एलिजिबल हो। एक छोटी सी बात यहाँ पर पेच अटकता है, जो पेच अटकने वाली बात है जो मैं बता देता हूँ, वो कोई भी डिप्लोमा आपने कर रखा हो एनसीटीई एफिलेटेड हो। अब ये बात क्या थी साहब, एनसीटीई क्या होता है, एनसीटीई का मतलब यह होता है, जितने टीचिंग एलिजिबिलिटी के लिए कोई एग्जाम होता है, पढ़ाने के इंस्टीट्यूट होते हैं, वो एनसीटीई के अगर एफिलेटेड है, तो उसका मतलब है कि वो टीचिंग के लिए वैलिड है, और उसको वैलिडेशन देती है पूरी स्टेट मोर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एनसीटीई एफिलेटेड होता है। इग्नू का कोई एक दो एग्जाम ऐसा है जिसमें ये एनसीटी एफिलेटेड नहीं होता, वो बाकायदा अपने जो आपको मार्कशीट देते हैं उसमें लिख देते हैं एनसीटी एफिलेटेड नहीं है, तो आप भर नहीं सकते, मैं ये क्लियर कर देता हूं। आप कुछ भी दुनिया से जुगाड़ लगाइए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। खैर, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है,
एनसीटी एफिलेटेड होना चाहिए, 12% सॉरी 50% होना चाहिए, डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए। ये सब आपके पास में दिख जाता है। अब साहब ये तो आता है, ठीक है, ये किसके काम आता है? जब आप पेपर देते हो लेवल 1 का, प्राथमिक टीचर के लिए आप पेपर देते हो, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? ये आपके पास में क्या होना चाहिए? एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसको हम बोल देते हैं प्रमाण पत्र। और क्या प्रमाण करता है? ये प्रमाण करता है कि दिए गए कैंडिडेट क्या करते हैं, प्राथमिक शिक्षक का पेपर देने के लिए एलिजिबल है, और आप उसमें कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कितने नंबर चाहिए वो भी डिटेल में बता दूंगा, लेकिन आप पहले जानने के ये हक बनता है लेवल 1 क्या है, यानी सभी लोग उसका पेपर देंगे। इसके अलावा बाकी जो सेकेंडरी वाले, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, वो एक बार रुकिए, मैं आपके लिए भी आ रहा हूँ। लेवल 1 समझ में आ गया? चलिए अब इसको मिटा देते हैं, दूसरे वाला। अब बात करते हैं लेवल 1, और दूसरी बात करें लेवल 2। अब बात करते हैं लेवल 2। लेवल 3 भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनिए, लेवल 2 का मतलब होता है कि अगर आपने उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास में क्या हो? ग्रेजुएशन हो, जिसको मैं ऐसे लिख दूं स्नातक, यानी स्नातक हो, और साथ में आपके पास बीएड हो, यानी बैचलर इन एजुकेशन हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप उसे पेपर दे सकते हो, आप आराम से इजीली। ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। इसके साथ साथ में कई लोग ऐसे होते हैं जिसने बीएलएड किया रखा है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसमें बीएलएड कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं क्या? 4 ईयर प्रोग्राम बोलते हैं। 4 ईयर प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। अब 4 ईयर प्रोग्राम में आपको मैं एक और बता दूं इसमें अच्छी जानकारी, ये अभी जो एनईपी 2020 है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 4 ईयर प्रोग्राम ही आएंगे आगे जाके, जिसको आईटैप बोलते हैं, उस आईटैप के माध्यम से होगा। खैर 4 ईयर होगा, जिसको हम बोलते हैं बीए प्लस बीएड, राइट? ठीक है। अब ये प्रोग्राम तो ठीक है भाई साहब, ये तो ठीक है, आपने ग्रेजुएशन में बोल दिया, आपने नंबर आ गए, बात बढ़िया हो गई, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ में अगर बोला गया क्या, अगर आपने इसके अलावा, देखिए ये है बीएड, मान लीजिए 2 ईयर वाली, अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है और प्लस में क्या है, बीएड, बीएड है आपके पास में, कौन सी वाली? 1 ईयर वाली, तो भी आप एलिजिबल हो। इस तरह से कई ऐसे चीजें हैं जो उसका मापदंड बताता है कि यानी ग्रेजुएशन कर रखी है आपने तो इसमें भर सकते हो, और ये एलिजिबिलिटी है सब लोगों के लिए, चाहे वो आपने बीए कर रखी हो या बीएससी कर रखी हो या बीकॉम कर रखी हो, आप एलिजिबल हो साहब, आप भर सकते हो फॉर्म को। अब बढ़ते हैं आगे। क्या ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ लेवल 2 में दो दो पार्ट है अलग अलग, ये बात समझ में आ गई आपको? यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड 2 ईयर वाला, ग्रेजुएशन प्लस बीएड 1 ईयर वाला, ग्रेजुएशन नहीं बीएलएड आपका होगा, तो इसके अलावा भी डिप्लोमास वगैरह होते हैं, वो सब चीजें आपके पास होती है, लेकिन अमूमन हमारे पास होते हैं वो ऐसा ही होते हैं। अब आप पूछोगे सर मैंने पहले डिप्लोमा कर रखा था फिर मैंने डिग्री करी, क्या ये पॉसिबल है? हाँ है। एक और बोला जाता है क्या, सर मैंने एक ही, कई बार ऐसा होता है ना, आप जैसे मान लीजिए आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप बीएससी भी कर लेते हो साथ साथ में, तो बोला कि एक साथ साथ में एक और कर लेते हो, 2 यूनिवर्सिटी में अलग अलग आप कर लेते थे पहले। अब कहा जाता है एक ही टाइम में अगर 2 डिप्लोमा आपने ले रखा है, 2 डिग्रियां ले रखी है, तो भी वैलिड है। तो आप कोई भी घबराए नहीं कि एक टाइम में 2 अलग अलग आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। मुद्दे से भटकते नहीं, लेवल 2 में बात कर लेते हैं। क्या लेवल 2 में अगर बात की जाए, एक तो होता है साहब क्या, मैथ एंड साइंस। मैथ एंड क्या है? साइंस, सॉरी। और दूसरी बात है एसएसटी, यानी सॉलिड। अब बात करते हैं सामाजिक ज्ञान, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गणित और विज्ञान लिख देता हूं। और ये आपके पास में क्या है, सामाजिक ज्ञान, ठीक है। अब सामाजिक ज्ञान तो ठीक है आपका, बहुत बढ़िया बात है। ये 2 पोर्शन है, इन 2 पोर्शन को एग्जाम होते हैं अलग अलग लेवल 2 के। अब इसके लिए कौन एलिजिबल है साहब, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इसके लिए वो लोग हैं जिनके पास में क्या हो, बीएससी हो, यानी आपके पास में कौन सी हो, बैचलर इन साइंस हो, बैचलर साइंस में आप कोई भी हो, यानी आपके पास में ऑनर्स की डिग्री हो, ऑनर्स बोले तो यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में या मैथ में आपने कर रखी हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, भर सकते हो इसको। इवन आपके पास में ग्रेजुएशन कैसी हो, आपके पास जनरल ग्रेजुएशन जिसको बोल जनरल साइंस बोलते हैं, जिसमें क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो,
इस तरह से आप पूरे तीनों साल पढ़ते हो तो भी आप इसके साथ में हो। बीएससी प्लस बीएड हो गया, ये लोग करेंगे इसके अंदर। यानी आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो भी इसको भरोगे, अगर आपके बैकग्राउंड में साइंस है कोई भी फॉर्म ये इसमें आप भरोगे। यानी साइंस रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो किस में होगी, आप इसको भरोगे। तो फॉर्म भरोगे आप जब आगे जाके जब फॉर्म भरोगे किसका, लेवल 2 का, जब एग्जाम किसमें जॉब के लिए, तो आपको यह पात्रता होनी जरूरी है। इसके साथ एसएसटी वाले, साहब एसएसटी वाला का खेल बहुत सुंदर है क्या, इसके अलावा जितने सारे लोग बच्चे होते हैं, इसके सिवा साइंस के सिवा जितने ग्रेजुएशन कर रखी है वो सारे के सारे लोग इसके लिए ग्रेजुएट कर रखी है। किसमें, चाहे वो किसमें, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में हो। ह्यूमैनिटी समझ रहे हो मेरी बात, यानी आपने जैसे मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, या फिर आपके पास में इकोनॉमिक्स है, या आपने कॉमर्स पढ़ रखी है, या फिर और बाकी कई अलग अलग टाइप के आपने डिग्रियां कर रखी होगी जिसमें सब्जेक्ट्स आते हैं ह्यूमैनिटीज के, वो लोग तमाम सारे सारे इसमें फॉर्म भरेंगे एसएसटी वाले। एक पेज और अटकता है क्या, क्या जो जैसे मान लीजिए लैंग्वेज बेस्ड होता है नौकरी, लैंग्वेज का मतलब भाषा, भाषा के आधार पर नौकरी होती है। वो कौन सी, हिंदी आपने ली है, आपने लेवल 2 में, लेवल 2 में किसने इंग्लिश ली है, किसने उर्दू ली है, किसने संस्कृत ली है, तो वो लोग भी एसएसटी वाला ही भरेंगे, उसको फॉर्म भर के एलिजिबिलिटी में पार हो जाओगे। क्या बात समझ में आ गई, इन दो दायरों को क्लियर कर दिया। साइंस वाले, मैथ वाले, साइंस की स्ट्रीम से जितने लोग होते हैं वो सारे इसको भरेंगे, बाकी जितने रेस्ट बचते हैं वो एसएसटी वाला फॉर्म भरते हैं, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। डन, लेवल 2 क्लियर हो गया। अब साहब एक चीज और बता देता हूं आपके लिए, आपके लिए क्या बता दूं, एक होता है लेवल 3। लेवल 3 का मतलब होता है कि आपके पास में यहां पेपर नहीं होता साहब। लेवल 3 का ऐसा बोला जाता है कि जब पेपर होता है कौन से वाला, जब आप मास्टर्स कर चुके हो तो आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, यानी कि आपके एमए प्लस और साथ में बीएड होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज है तो आपकी पात्रता की जरूरत नहीं होती, सीधी डायरेक्टली आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और फॉर्म भर के पेपर दे सकते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई, डन, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दो लेवलों को मैंने डिफाइन कर दिया, एलिजिबिलिटी बता दी कौन कौन इसके लिए होगा। एक बात, मेरी बात जरूर बहुत याद रखना, एनसीटीई, ये एनसीटीई एफिलेटेड होना बेहद जरूरी है टीचिंग एग्जाम का अगर तैयारी करते हो तो। डन, खैर आगे बढ़ते हैं। ये सब पात्रता मैंने आपको क्लियर कर दी, मुझे नहीं लगता कोई बच्ची होगी। अब बात होता है कि भाई लेवल 1 तो ठीक है, लेवल 1 का पेपर कैसा होता है उसका बता दो। लेवल जो 1 है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो मैं, तो इसका टोटल नंबर कितना होता है, मैं यहां लिख देता हूं 150 मार्क्स। ठीक, ग्रीन से लिखता हूं ताकि अलग दिखे। 150 मार्क्स होते हैं, 150 मार्क्स का होता है क्या, पूरा पेपर। टाइम कितना लेता है साहब, 2 घंटे 30 मिनट है। ठीक है, याद रहेगा आपका, 2 घंटे और 30 मिनट। पेपर कौन सा होता है, ऑफलाइन, ओएमआर बेस्ड। ठीक है, ऑफलाइन हो गया, साफ नहीं है, चलिए मैं और लिख देता हूं, ओएमआर बेस्ड। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या बोला गया, अब पेपर में क्या आता है, सबसे पहले बात करता हूं, सीडीपी प्लस टीएम, इसको बोलते हैं बाल विकास। और इसके अलावा बगालों के साथ में क्या है, पढ़ाने की क्या विधि होती है कि उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दूसरी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है पढ़ाने की विधि, शिक्षण विधियां, यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी। डन, एक पूरा पोर्शन होता है कितने नंबर का साहब, मैं आगे नंबर आखिर में लिख दूंगा 30 नंबर। दूसरा पर्सन कौन सा आता है, दूसरा पर्सन आता है आपकी लैंग्वेज। आप हिंदी चुनोगे तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, इनमें से कोई चुन सकते हो। तो मैं मान लेता हूं एक हिंदी होती है, तीसरी होती है एक और लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है। इन दोनों को मैं ऐसे लिख देता हूं साथ में, भाषा यानी लैंग्वेज, आप लैंग्वेज इसको चुन सकते हो। डन, चौथी चीज क्या होती है, मैथ्स, गणित बोलते हैं, और पांचवी होती है ईवीएस जिसको बोलते हैं पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण बोलते हैं, इसको गणित बोलते हैं, राइट। इन टोटल मिला के इन चीजों में 150 नंबर होते हैं। 150 कैसे हुए साहब, ये बता देता हूं मैं। इस टोटल में बात की जाए 30 नंबर, इसके भी 30 नंबर,
कौन से वाले? दूसरा, हिंदी के 30, इसके 30, इसके 30 सीडीपी के, और ये मैथ्स के भी 30, और किसके? ईवीएस के भी कितने? 30, यानी कि पर्यावरण के भी 30। इन सबको मिलाओगे तो साहब कितने नंबर होंगे? 150 नंबर। इस 150 नंबर के पेपर को आपको देना होगा, और ये पेपर रहेगा किससे? एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बोले तो ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं, जिसको आप हिंदी में बोले तो बहुविकल्पीय पेपर आता है। ए बी सी डी में से चुनना होगा, ए बे से दे में से चुनना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर लेवल बात करते हैं फर्स्ट की, तो क्या हो रहा है? लेवल फर्स्ट में आपके पास में बाल विकास और शिक्षण सुविधा आएगी, हिंदी आएगी लैंग्वेज में, इंग्लिश आएगी, गुजराती कर सकते हो, संस्कृत कर सकते हो, उर्दू कर सकते हो आपके मन के अकॉर्डिंग, मैथ्स होगी, ईवीएस होगा, और पर्यावरण मतलब पर्यावरण होगा। इन पांचों को मिला के आपका पेपर होता है, और वो होता है 150 नंबर का, 2.5 घंटा का पेपर। और उसको मार्किंग बता देता हूं किसको कितना चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं, यानी आपके पास ये हो गया लेवल 1, यानी 1 से 5 तक का हो गया काम। अब मैं बात करूंगा किसे? 6 से लेके 8 वाले। ठीक है, अब लेवल 2, इसमें क्या होता है साहब? इसमें बता देता हूं। चलो, लेवल 2 में सबसे पहले बात करता हूं मैथ्स एंड साइंस की। सबकी बात कर लेता हूं एक साथ ही, क्या दिक्कत है आपकी? लेवल 2 की बात करते हैं, 6 से लेके 8 तक की बात करते हैं। क्या है साहब? सबसे पहले तो आता है मैथ्स एंड साइंस, राइट। और दूसरी बात कौन से वाले? इधर वाले कौन है? एसएसटी वाले, यानी सामाजिक ज्ञान वाले। अब सुनिए मेरी बात, मैथ्स और साइंस और लेवल 1, यानी आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो भी आपके फायदेमंद है, नहीं होता है तो भी बता देता हूं। आपके पास में क्या है, क्या कॉमन है? यानी सबसे पहले वाला पोर्शन सीडीपी प्लस टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी बाल विकास प्लस में शिक्षण विधियां, दोनों की कॉमन है। ओके रिपोर्ट, इसमें भी लिख देता हूं क्या? सीडीपी प्लस में टीचिंग मेथोडोलॉजी। डन, इसका हो गया। इसके साथ साथ में क्या है साहब? दूसरा क्या है? वही भाषा, लो लिख देता हूं भाषा। कौन सी? हिंदी है और इंग्लिश है। आप कहोगे क्या इसमें भी कॉपी है? हाँ, यही भाषा इसी में भी है, हिंदी है और इंग्लिश भी है, राइट। इसके अलावा क्या बोला? इसके अंदर देखिए, मैथ एंड साइंस में क्या आएगा? मैथ्स आएगा और साइंस आएगा, नाम के अकॉर्डिंग करेक्ट है। इसके अंदर क्या आएगा? मैथ्स एंड साइंस के अकॉर्डिंग इसके अंदर आएगा एसएसटी आएगा। एसएसटी में कौन से आएगा? पूरा एसएसटी आएगा। अब एक बात जो पेज है वो मैं आपको बता दूं क्या, सीडीपी तो आपकी आएगी ही आएगी, इस हिंदी भाषा, इस भाषा और इसमें इन सब चीजों में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं पेडागोजी, यानी आपके पास शिक्षण आएगा। किस में आएगा? इन सब में। क्या नंबर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहता हूं या समझा देता हूं, यानी आपका पेपर आएगा, मान लीजिए ये तो पूरा 30 में से 30 आ गए। इस जो हिंदी है टोटल मिला के कितने नंबर है साहब? 30 है। सेम एज इट इज लेवल 1 में भी वैसा का वैसा है, याद रखना, लेवल 1 में भी वैसा का वैसा है। इसको 15 नंबर बोल देता हूं, आपके पास कंटेंट आएगा और 15 नंबर इसकी पेडागोजी आएगी। 15 नंबर इसका कंटेंट है और 15 नंबर क्या है इसका? पेडागोजी। सेम एज इट इज में 30 नंबर की क्या है? आपकी इंग्लिश है, मैं मोड़ देता हूं। 15 नंबर का अंग्रेजी का कंटेंट है, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी है। मैथ्स की बात कर लेता हूं, ठीक है, ये टोटल नंबर का आपको मैथ्स में, इसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट है और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी है। सेम 15 नंबर का कंटेंट है और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी है। सेम एज इट इज आपके पास जब लेवल 1 करते हो ना पर्यावरण वाला, तो ईवीएस की 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का क्या है? कंटेंट है। इस तरह से टोटल मिला के आपका, इसका मतलब जिसकी जो पेडागोजी, जिसको साइकोलॉजी बोलते हो, जिसकी पेडागोजी यानी शिक्षण अब मजबूत होता है, वो इंसान क्या कर सकता है? बहुत बेहतर एग्जाम दे सकता है और जल्दी पास हो सकता है। डन, इसका सेम रहा। अब मैं बात इसी में कर लेता हूं क्या, एसएसटी के अंदर बात करता हूं। एसएसटी के अंदर कौन सा आता है साहब? ज्योग्राफी यानी भूगोल आती है, इतिहास आता है, और इसके अलावा क्या आता है आपके पास में? पॉलिटी आती है, यानी राजनीति आती है। इन चीजों को मिला के इसका रेशियो होता है 40 और 20 का। 40 नंबर का कंटेंट आता है और 20 नंबर की इसकी पेडागोजी आती है। इस तरह से टोटल मिला के पेपर होता है और इसमें आप एलिजिबिलिटी पेपर देते हो। क्या बात क्लियर हुई? यानी दोनों चीजें आपको क्लियर होगी। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, हम आपका डाउट कमेंट बॉक्स में ही सोल्व कर देंगे। यकीन मानिए, बोर्ड ऑफ राजस्थान की बात करते हैं, वो भी नहीं करेगा, उससे पहले हम कर देंगे आपका। डन, एलिजिबिलिटी होगी साहब। टोटल नंबर बता दिए मैंने, इसके सेम एज इट इज नंबर है यही 30 30 30 नंबर, 150 नंबर का पेपर, 2.5 घंटा पेपर है। ये पेपर रहता है साहब,
अब पेपर तो रह गया साहब, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा पेपर हो गया आपके पास में, पात्रता आ जाएगी और हमारा सीट बेस्ड होंगे, उसके चारों खंड होंगे, इस बारे में आ गया। अब एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें जो पास होंगे, जो एग्जाम है आप दो तो दोगे, लेकिन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा, लिख देता हूं मैं। प्रमाण पत्र के लिए पात्रता के लिए शर्तें क्या है? अगर आप सामान्य कैटेगरी को, जिसको यूआर बोल देते हो, या फिर जनरल कैटेगरी बोल देते हो, या फिर सामान्य कैटेगरी बोल देते हो, अगर आप उसमें हो तो आपको क्या देना, आप कितने नंबर होना चाहिए? उस 150 में से बात कर रहा हूं मैं, ये ना 150 लिख देता हूं, पूरे टोटल नंबर कितना है? 150। इसमें से कितने आने चाहिए? 60 अंक आपके पास में आने चाहिए। इसके लिए कितना होना चाहिए? 60 नंबर। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? 60 अंक चाहिए आपके पास में, और उसके प्रति सॉरी 60%, माफी चाहूंगा, 60% आपके अंक चाहिए। टोटल मिला के इसका करोगे तो 90 नंबर होंगे इसके। कितने होंगे? 90 नंबर आपके पास, लो लिख देता हूं मार्क्स। ठीक है, आपके पास 60% अंक चाहिए, जिसको बोलते हैं 90 नंबर, 90 नंबर आपको चाहिए। अगर आप कौन से जनरल कैटेगरी में हो, अगर आप कौन से हो? एसटी कैटेगरी का हो। एसटी कैटेगरी आप हो तो आपको 55% नंबर चाहिए। कितना चाहिए साहब? 55% नंबर चाहिए। और अगर आप किस में हो? एससी हो, ओबीसी हो, या फिर उसके साथ में क्या हो? अति पिछड़ा एमबीसी हो, और इसके अलावा क्या आर्थिक ईडब्ल्यूएस हो। अगर ये चारों कैटेगरी में से कोई हो तो आपको कितने नंबर चाहिए? 55% चाहिए। और इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा समस्त श्रेणी में जो, अगर मान लीजिए विडो है, विडो है, और विडो के अलावा क्या है? विडो है तो आपको 50% चाहिए। और इसके अलावा आप भूतपूर्व सैनिक है तो भी आपको क्या बोले? 50% चाहिए। आज दिव्यांग हो तो आपके पास में 40% चाहिए। और टीएसपी जनजातीय लोग होंगे, उसको 40% नंबर आते हैं, तो वो क्या 36% आते हैं। तो शहरी क्षेत्र है उसके लिए 36% आप होगा। अब ये बात तो हो गई साहब, ठीक है, इतना तो ठीक है, एलिजिबिलिटी का नंबर आएंगे 60%, 90 नंबर आते हैं, इसमें 82 आते हैं, 85 आते हैं, इतना नंबर आते हैं। ये पास हो गया तो क्या करोगे? इसके लिए मिलेगा एक प्रमाण पत्र। उस वो प्रमाण पत्र का सीन क्या होगा? ये प्रमाण पत्र मिलेगा आपको कब तक? लाइफ टाइम तक। कब तक? लाइफ टाइम। अगर आप राजस्थान में एक बार आपने पेपर दे दिया और आपने पेपर पास हो गया तो ये उम्र भर के लिए रहेगा। तो रीट कभी आपको रोकेगे नहीं। बाकी एग्जाम की जो क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, वो रोक सकते हैं, बाकी कोई रोकेगा नहीं। यानी आप, यह मेरी बात समझ में आ गई? यानी 150 नंबर का पेपर दोगे तो 60% अंकों के साथ में 90 नंबर होते हैं, वो तो आपको चाहिए। अगर जनरल 90 का चाहिए तो आजू बाजू में आपको बस परसेंटेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। डन। ये भरने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये सारी मैंने आंकड़ा बता दी किस चीज में कितना चाहिए, क्या होगा। अब बात रही अंतिम, और यह बात ये खास है, अगर आप राजस्थान में भर्ती तैयारी करना चाहते हो टीचिंग की, तो आपके लिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, जो सारे सारे सब्जेक्ट, कौन से वाले जो हम बात कर रहे थे, इसकी मिटा दिए होंगे हियर। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, जैसे हिंदी पढ़ रहे हो, जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, ईवीएस पढ़ रहे हो, या फिर साइंस पढ़ रहे हो, या एसएसटी पढ़ रहे हो, ये तमाम जितना पढ़ रहे हो वो सारा का सारा मेन एग्जाम के लिए भी कंटेंट है। यानी अगर आप ये तैयारी दिल से करते हो रीट पात्रता की, तो मेन एग्जाम की तैयारी का भी हिस्सा आप करीबन करीबन 70% आप कवर कर लेते हो। 30% बचेगा तो हम आखिरी में जब पेपर आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को हिदायत देता हूं रीट की पात्रता परीक्षा को। हालांकि नंबर आपके पास, रीट की नंबर ज्यादा आने में कोई फायदा नहीं होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 150 में आ गया उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। रीट का मतलब यह है कि आपको पात्रता में नए अच्छे नंबर आना चाहिए, उससे हौसला बढ़ता है, नंबर एक। नंबर दो, आपका रीट का पेपर देने के बाद में आपका 70% सिलेबस पूरा हो जाता है मेन एग्जाम, जिसको बोलते हैं जॉब वाले एग्जाम के लिए। तो तैयारी दिल से करिए, मेहनत से करिए और पूरी करिए। फिर एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करना। इसलिए आप इससे आपका भी हौसला बढ़ेगा और हमारा तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।